लास्ट क्लास में टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या लिखा दिया था मैं? यहाँ तक लिखा दिया था, है ना? लिखेंगे भैया, इफ वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट गिवन, इफ वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट गिवन, अगर म्यू का वैल्यू नहीं दिया हो, इफ वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट गिवन, इट इज टेकन एज 2। अगर म्यू का वैल्यू नहीं है तो हम लोग उसको कितना मान लेते हैं बेटा? 2। ठीक, अगला लिखना टू फाइंड क्वेश्चन नहीं है ये, हुआ है टू फाइंड, पॉइंट है टू फाइंड वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के by knowing value of mu, by knowing value of mu, we use the formula, k2 by k1 बराबर mu रेज टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। k2 by k1 बराबर mu रेज टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। देखो ऐसे फॉर्मूला, उसका कैसा यूज करेंगे अभी मैं सिखा रहा हूँ धीरे से। एक क्वेश्चन लिखो होता है, एक क्वेश्चन लिखो। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade, rate constant for a reaction is equal to k। ठंडी लग रही है यार मेरे को। At 25 degree centigrade, rate constant for a reaction is equal to k। Find out the value of rate constant, find out the value of rate constant at 75 degree centigrade, at 75 degree centigrade if mu is equal to 2, if mu is equal to 2। कैसे करेंगे मैं करके बताऊं? देखो अभी यहाँ पे क्या है अपने पास में, k2 बाय k1, तो अपने को k एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? k, है ना? और k एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को फाइंड करना है, ठीक है? तो k2 बाय k1, k 75 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन k 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू म्यू रेज टू द पावर डेल्टा टी बाय 10। डेल्टा टी, म्यू कितना दिया है? 2, डेल्टा टी दोनों में कितना अंतर हो जाएगा? 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10। तो आ जाएगा k एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या वैल्यू है इसकी? k, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 50 बाय 10, यानी 2 रेज टू द पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। ठीक, तो ये हो जाएगा 32, और यहाँ से आ जाएगा k एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ k, 32k हो जाएगा। ठीक, ये पहला तरीका है फॉर्मूले वाला। दूसरा, इसको कंसेप्चुअली हल किया जा सकता है, जो ज्यादा आसान है। कंसेप्चुअली कैसे हल कर सकते हैं? म्यू की वैल्यू क्या दी है? 2। इसका क्या मतलब है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स, है ना? तो मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मान लेते हैं क्या दिया ही है, कितनी वैल्यू? k है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हो जाएगी बोलो? 2k। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब कितनी हो जाएगी? 4k, 2 टाइम्स होती जाएगी। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8k। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो जाएगी 16k, और 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितनी हो जाएगी आपकी? 32k। तो ये ऐसे निकालना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। समझ में आ गया? पक्का आप दोनों मेथड लिख लो, और आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना, ठीक है? लिखेंगे भाई, बोलूं मैं अगला सवाल है? लिखेंगे फॉर 2 सेपरेट रिएक्शंस,
for two separate reactions, mu is equal to 2 and 3 respectively. Mu is equal to 2 and 3 respectively. ठीक? If at 20 degree centigrade, if at 20 degree centigrade, if at 20 degree centigrade, rate constants for both the reactions are equal. If at 20 degree centigrade, rate constants for both the reactions are equal, then find out the ratio, of their rate constants, find out the ratio of their rate constants at 80 degree centigrade. The ratio of their rate constants at 80 degree centigrade. पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 3 है. 20 डिग्री पे दोनों सेम है, 80 डिग्री पे रेशियो निकालना है. हाँ, कितना है? हाँ, 64/729. ठीक. हाँ भैया, कैसे हो जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अच्छा, एक रिएक्शन 1 है जिसके लिए म्यू की वैल्यू 2 दी है. एक रिएक्शन 2 है जिसके लिए म्यू की वैल्यू 3 दी है. ठीक. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी के है और ये भी के है, सेम है बोल रहा है दोनों. 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2k, जबकि ये वाला कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3k. समझ में आया? क्योंकि इसका म्यू कितना दिया है? 3. अच्छा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कितना हो जाएगा? 4k, जबकि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 का 3 टाइम्स यानी 9k. ठीक, आगे बढ़ते हैं. 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो जाएगा 8k, ये हो जाएगा 27k. 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 16k, ये 81k है ना. 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 32k और ये 81 का 3 टाइम्स, 8 3 जा 24, 243k हो जाएगा. ठीक है ना. और आखिरी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना हो जाएगा? 64k और इसको मल्टीप्लाई कर लो. 243 को 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 6 और 1 7, 729k. अब दोनों का रेशियो चाहिए अपने को. K1/K2 एट क्या? 80 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ जी, कितना हो जाएगा बोलो? 64k/729k और आंसर आ जाएगा 64/729. समझ में आया भैया? ठीक, क्या करना है कर लोगे. अगला नोट करना है किसी को? बन गया था. अगला सवाल लिखेंगे. 91 नहीं 81. हाँ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी. हो गया लिखना? लिखेंगे भैया. फॉर द सैपोनिफिकेशन, फॉर द सैपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, आ जाओ आ जाओ. फॉर द सैपोनिक, कहाँ से आ रहे हो इतने लेट सब? हैं कैसे? समोसा खाने रुक गए? For the saponification of ethyl acetate using NaOH, for the saponification of ethyl acetate using NaOH, mu is equal to 2. Mu is equal to 2. Find out activation energy. Find out EA. ब्रैकेट में लिखेंगे किलो जूल पर मोल. क्या हो गया? कहाँ छूट गया? समोसे वाले के पास है. समोसा नहीं खाया? फिर क्या खा के? चलो करो करो, बाकी लोग लगाओ दिमाग, कोशिश करो, होगा.
है? नहीं यहाँ से नहीं, इसके पहले एक सवाल और कराया, दूसरा पेज है। हाँ ये दूसरा पेज है। छोड़ दो थोड़ी जगह और अब करो, अब क्या करोगे, समोसा खाओगे तो ऐसा हो गई। अच्छा ये लिख लो, चलो फिर मैं समझा दूंगा क्लास के। लड़के तो मेरे को सारे दिख रहे, लड़की गायब है वो। क्या नाम है, श्रीजा? हाँ किसी को समझ आया क्या वाला क्वेश्चन कैसे होगा जो अभी दिया हूं? हाँ हाँ टेम्परेचर नहीं दिया है बोल रही है, किसी को पता चल जाएगा तो बताना नहीं है ना। पता ही नहीं चला है सर, अभी तो पता है। हाँ ले लो, तो कितना, दो ठो वेरिएबल हो जाएगा, फिर कैसे हल होगा? उसी में मैं आऊंगा अभी। ये थोड़ा 2 मिनट ये लोग लिख ले तो हटाऊं। हाँ भैया, जो एक क्वेश्चन दिया है सेपोनिफिकेशन वाला, वो तो जबरदस्ती सेपोनिफिकेशन लिखा है। μ2 दिया है उसमें, म्यू इज इक्वल टू 2 दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्मूला लॉग K2 बाय K1 बराबर E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। K2 की जगह आप क्या लिख लोगे, 2K1, यहां से log 2 आ जाएगा। प्रॉब्लम केवल T1 और T2 की, मैं लिखा चुका हूं कितना लेना है टेम्परेचर, पीछे जाओ देखो डेफिनेशन में, देखो डेफिनेशन खोलो, लिखा चुका हूं ना। क्या लिखा है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो यहाँ पर वैल्यू भर पुट कर दो, सॉल्व करने में पागल हो जाओगे आप। 298 और 308 को आप वैल्यू भर पुट कर दो, यहां लिख लेना बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन T1 is equal to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 is equal to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसको पुट कर देना 298 और 308, ठीक। अब बस वहीं पे छोड़ दो, घर पे सॉल्व करते रहेंगे, मतलब पेपर में नहीं आता, मगर ये याद रखना है कि टेम्परेचर कुछ ना दे तब क्या लेना है, 25 और 35 हो जाएगा, पक्का कर लोगे। पढ़ूं मैं आगे, चलो हेडिंग डालेंगे भैया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स क्यों हो जाता है, 2 से 3 टाइम्स ही क्यों होता है, या क्यों बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो हेडिंग डालेंगे भैया रीजन, रीजन और डैश करके लिखेंगे वाई, वाई rate constant becomes, reason why rate constant becomes 2 to 3 times, reason why rate constant becomes 2 to 3 times for every 10 degree rise in temperature, reason why rate constant becomes 2 to 3 times for every 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखेंगे भैया इसमें अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो लिखेंगे भैया इन अ सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन अ सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स different molecules possess, different molecules possess different molecules possess different kinetic energy, different molecules possess different kinetic energy, ठीक। सबकी काइनेटिक एनर्जी, आप लोग हो जैसे, आप भी एक सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, इमेजिन करो, है ना। सबकी मानसिक स्थिति, सबकी बौद्धिक क्षमता सेम है क्या, नहीं है ना। कोई बुद्धिमान है, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है, कोई किसी और चीज में बुद्धिमान है, मतलब दिमाग का वजन तो सबका बराबर है लेकिन बुद्धि अलग अलग जगह लग रही है ना। तो सबकी बुद्धिमत्ता बराबर है क्या, नहीं। अब मैं एक एक की यहाँ बुद्धि
पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कम संख्या में हो, मैं टेस्ट लेता हूँ, सवाल देता हूँ तो हो जाता है। लेकिन एक सैंपल है मॉलिक्यूल का, मैंने अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन भी ले ली तो 1 मोल हाइड्रोजन हो गई वो, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। आप लोग यहाँ 23 नहीं है, वहां 10⁻23 है, समझ रहे हो? तो एक एक की इंडिविजुअल स्टडी करना पॉसिबल है क्या वहां? नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना, सबकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग, और मैं एक एक की इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकता, है ना। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अगली लाइन में लिखेंगे स्टडी ऑफ all the molecules individually, study of all the molecules individually is not possible. Study of all the molecules individually is not possible. Therefore Maxwell-Boltzmann distribution और कर्व्स आर यूज्ड। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व यूज करते हैं अपन। ठीक है, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ग्राफ बनाया था, कर्व बनाया था। कैसे बनाया था, इधर उन्होंने लिया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, और इधर लिया था काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो रीजन है ये है रीजन ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इधर बढ़ते जाएगी तो ये जो रीजन है ये क्या है, रीजन ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी, एकदम हाई काइनेटिक एनर्जी वालों का रीजन है। समझ आ गया पक्का? ठीक, उन्होंने ग्राफ बनाया तो उनको ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का, ज्यादा नीचे हो गया, ऐसा एक ग्राफ मिला। समझ में आया? ठीक, ये क्या फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लोगों की संख्या है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम। ये क्या चीज है, ऐसे लोगों की संख्या है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, है ना, ये बीच का रीजन है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी वालों का है। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी कितने लोगों के पास है, ये काइनेटिक एनर्जी इतने फ्रैक्शन के पास। समझ में आया? ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये वाली, ये काइनेटिक एनर्जी इतने फ्रैक्शन के पास। समझ में आया? ठीक, और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी, वाह, है ना, ये सबसे बड़े फ्रैक्शन के पास। ठीक, सबसे ज्यादा लोगों के पास ये वाली काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को, जैसे अभी मैं बोलूं कि कपड़ा लोग जैसे कलर पहन के आए, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, वो ब्लैक है, वो ब्लैक है, ये ब्लैक है, 5 लोग ब्लैक पहने, है नहीं, और ये हरा है, ये हरा है, वो हरा है, 3 लोग हरा पहने, है ना, वो 2 लोग सफेद पहने हैं, वो पीला पहना है, बाकी सब रैंडम कलर है। मोस्ट प्रोबेबल कलर कौन सा है, ब्लैक, 5 लोगों के पास है। समझ में आया? तो जो चीज ज्यादा लोगों के पास होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती। तो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ये सबसे ज्यादा लोगों के पास है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ लिखूं मैं, लेकिन जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं भैया? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया पक्का? ठीक है, आप लोग पिछले साल ही पढ़ोगे, मतलब फिजिक्स में ही पढ़ोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
VRMS क्या था वो, रूट नहीं, हाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, और एक क्या था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और एक एवरेज वेलोसिटी। तो ये कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आ गया, VMP से ही आया काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया यहाँ तक के पक्का, ठीक। ये ग्राफ जो है ये भाइयों ने बनाया T केल्विन पर। कहाँ बनाया, T केल्विन पर, ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, पढ़े हो ना स्कूल में, तो आपके स्कूल में जितने बच्चे थे क्लास में आपके, वो सब लोग टॉप कर देते थे क्या, नहीं, कितने लोग टॉप करते थे, 1 2 4 4 5 लोग रहे होंगे। मान लो आपके 100 बच्चों का बैच, 100 का तो होता नहीं था, मगर मान लो 100 बच्चों का बैच है, तो वही 4-5 जन है जो हर बार है, 4-5 लोग हैं जो हर बार कहाँ आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं। समझ में आया ना। अच्छा, बाकी बच्चे सारे एकदम गधे थे क्या, जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, टीचर क्या बोल रहा है, बोले ये क्या हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहे, इतने गधे थे क्या, नहीं। तो कुछ तो गधे रहे होंगे, भयंकर गधे होंगे। आपको पता होगा भगवान कैसे पास हो, आप ही तो नहीं थे कहीं वो है, आपको भी पता होगा कि ये पता नहीं कैसे पास होगा करके, एकदम ही गधा है, मतलब उसका दिमाग किसी और चीज में लगता होगा, मदमाशी वदमाशी में, है ना। सारे गधे थे क्या, सारे होशियार थे क्या, ज्यादातर लोग क्या थे, एवरेज, बीच में थे। तो यहां पर भी देखो, लो काइनेटिक एनर्जी वालों का फ्रैक्शन छोटा सा है, हाई काइनेटिक एनर्जी वालों का भी फ्रैक्शन छोटा सा है। ज्यादातर लोग कौन से रीजन में आ रहे हैं, एवरेज नीच वाले रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके टीचर ने क्या किया, एक ऐसा ग्राफ बनाया, यहां से सपोज करो है, ऐसा ग्राफ बनाया, और इधर उसने रख दी 0 नंबर पाने वाला बच्चा। तो 0 नंबर पाने वाले बच्चे कितने रहे होंगे, 1-2 जन, है ना, पूरा क्लास 1-2 रहे होंगे, है ना। तो 1-2 लोग थे मान लो, तो 2 लोगों को यहाँ खड़ा करा दिया। फिर 2 नंबर पाने वाले मान लो 3-4 लोग थे, तो उनको यहाँ खड़ा करा दिया। 4-5 नंबर पाने वाले जो है 8-7-8 लोग अब एवरेज की ओर आ रहे हैं अपन 20 नंबर के टेस्ट में, तो 4-5 या 8 नंबर पाने वाले यहाँ आ गए, है ना। फिर 10-12 नंबर वालों को यहाँ खड़ा कर दिया, समझ रहे हो। आखिरी आखिरी में 19-20 नंबर वाले, फिर 1-2 लोग रहे, है ना, पक्का आगे बात सर। अब ये टीचर ने साल भर पढ़ाया, तो साल भर पढ़ाया तो बच्चों को कुछ समझ में आया होगा, किसी में इंप्रूवमेंट आया होगा। इंप्रूवमेंट आएगा, जिसका पहले 0 आ रहे थे उसका 1-2 नंबर आने लगा होगा, है ना। लेकिन ये 0 वाले भी जैसे मान लो 2 है, तो इसमें से कुछ तो एकदम घर से मम्मी कसम खा के आते हैं कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो एक आध चल दिया होगा, तो एक आध यहाँ 0 में रह भी गया होगा, है ना। लेकिन कुछ लोग इस तरफ मूव किए होंगे, जो लोग 2 नंबर पा रहे होंगे साल भर पढ़ने के बाद, 2 से उनके 4 हो गए होंगे, 4 वालों के 6 हो गए होंगे, 6 वालों के 8 हो गए होंगे, 8 वालों के 10 हो गए होंगे। समझ आ रहा है। तो ये लोग किस तरफ मूव किए हैं, आगे की ओर। कौन सा साइड है ये, राइट साइड है लेफ्ट साइड है, राइट साइड मूव किए, है ना। ऐसे हमने क्या किया, पहले ग्राफ बनाया T केल्विन पर, अब हम इस ग्राफ को बनाने जा रहे हैं T+10 केल्विन पर। T+10 हमने टेम्परेचर क्या किया, 10 डिग्री 10 केल्विन बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सबकी नहीं बढ़ेगी, कुछ अभी भी जिद्दी है, नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, लेकिन कुछ लोगों की बढ़ जाएगी। तो उन्होंने जो T+10 केल्विन पर ग्राफ बनाया, वो ग्राफ उनको दूसरे रंग से बना लेते हैं अपन। वो ग्राफ उनको कुछ ऐसा मिला, समझ में आए। ये कहां बनाया हुआ है, T+10 केल्विन पर, ठीक। पहले जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये वाली थी, अब क्या हो जाएगा बोलो, सबसे ज्यादा लोगों के पास सबसे ज्यादा ये नंबर है, जिनके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बोलो, पहले इतनी थी, अब क्या हो गई, बढ़ जाएगी। समझ में आया, ठीक। लेकिन जो लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी, उनका नंबर पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम। समझ में आया, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाया हमने, तो लोगों ने एनर्जी गेन करी, तो जो लो काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रैक्शन पहले इतना था, वो क्या हो गया, कम। यहां से गरीब लोग किधर चले गए, आगे। समझ में आया। अच्छा, इधर की ओर आए तो कुछ लोग पहले से 10 में 10 ला रहे थे,
8 वाले भी 10 लाने लगे तो क्या हुआ, हाई काइनेटिक एनर्जी वालों की वैल्यू बढ़ गई, तो हाई काइनेटिक एनर्जी वालों का फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया भैया? 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या हुआ, लो काइनेटिक एनर्जी वालों का फ्रैक्शन कम हो गया, हाई काइनेटिक एनर्जी वालों का फ्रैक्शन बढ़ गया, वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मगर जिन लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी उन मॉलिक्यूल का नंबर कम हो गया। ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हुआ, राइट में या लेफ्ट में, राइट में। इतनी बातें हुई, समझ में आया? 10 डिग्री बढ़ाने से पक्का। ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ऐसा होता है, ये बिहेवियर बता रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लोग काइनेटिक एनर्जी गेन करके आगे की ओर जाएंगे, बिहेवियर समझा रहा है। समझ आ गया पक्का? ठीक हो जाएगा। ये ग्राफ बनाओ, फिर क्या क्या हुआ वो अपन लिखेंगे। बना लिए बेटा ग्राफ, नीचे लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर by 10 degree centigrade or 10 Kelvin, on increasing temperature by 10 degree centigrade or 10 Kelvin. Number one, fraction of molecules having low kinetic energy, fraction of molecules having low kinetic energy, बोलो क्या हो रहा है, decreases, है ना? fraction of molecules having low kinetic energy decreases. Number 2, fraction of molecules having high kinetic energy, fraction of molecules having high kinetic energy, बोलो क्या होता है, increases, increases. तीसरा लिखेंगे value of most probable kinetic energy, value of most probable kinetic energy, बोलो increases. अगला लिखो fraction of molecules having most probable kinetic energy, fraction of molecules having most probable kinetic energy decreases. अगला लिखेंगे ग्राफ becomes wider, and graph becomes wider and shifts towards, graph becomes wider and shifts towards right, की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ गया पक्का? ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है। ठीक, अब नया ग्राफ बनाना जो कि इसमें समझ नहीं आएगा। इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, इधर ले लिया हमने सेम वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर ले लिया हमने काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग वही बनाएंगे अपना, पहला यहां और दूसरा वाला ऐसा। ठीक है, इस टाइप का कुछ समझ में आया है ना? ये वाला कितने में बना है, टी केल्विन पर, और ये कहाँ बना है, वापस वही बन गया ना। 2 मिनट रहने दो, अभी रुक जाओ, वापस खींच लेंगे, है ना? इसमें हमने ये काइनेटिक एनर्जी मिटाना है बेटा। कभी कभी क्या है, इसका खुद का राइज ऑफ द मशीन्स चल रहा है, अपने आप जागृत हो जाता है, मैं चलूंगा करके। तो इधर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ हमने क्या किया, इसमें यहां हमने मार्क कर ली एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम ऊपर ले गए, है ना, ऐसे करके, ज्यादा ही बड़ा हो गया, खैर चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं यहां वाले,
इधर वाले, इनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है, तो ये लोग रिएक्शन में भाग ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते हैं। इधर वाले क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इधर वाले क्या है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया पक्का, ठीक। अब हमने क्या किया, ग्राफ बनाया कब, वो T+10 पर, तो आधा बना रखा है, इसी नीचे खींचता हूं मैं, ये हमने नीचे खींच दिया ऐसा, ठीक। अब मैं इसी को आगे लेके जा रहा हूं, तो अब एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई, अब ये इतने सारे एक्टिव हो जाएंगे, जो कि पहले लगभग इतने थे, अब ये इतने हो गए, जो लगभग 2 से 3 गुना हो गए। समझ में आया? और 2 से 3 गुना लोगों के पास अब एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है, तो अब 2 से 3 गुना लोग रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। अब जब ज्यादा लोग रिएक्शन में भाग लेंगे तो रिएक्शन का रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो वही तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों 2 से 3 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो जाती है, 2 to 3 टाइम्स, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स। समझ में आया भैया? तो अगली लाइन में लिखेंगे ऑन दिस ग्राफ है, ग्राफ के पहले लिख लो, बाद लिख लो, जहां तुम्हारी इच्छा हो, कॉपी में लिख लो, बेंच में नहीं लिखना बस, है ना, टेबल में हमारे, है ना, कॉपी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ऑन दिस ग्राफ वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी can be marked, value of activation energy can be marked, ठीक। अगली लाइन में लिखेंगे the fraction of molecules having energy greater than or equal to EA can take part in chemical reaction, and are called active molecules, समझ में आए? अगली लाइन में लिखेंगे and those which do not possess this minimum required energy, है ना, are called क्या, inactive molecules, ठीक। हाँ, अगली लाइन में लिखेंगे on increasing temperature by 10 degree centigrade, or 10 Kelvin, fraction of molecules having energy greater than equal to EA becomes 2 to 3 times, ठीक। Therefore, on increasing temperature by 10 degree centigrade, rate of reaction and rate constant ROR and K becomes 2 to 3 times. 10 degree centigrade ROR and K becomes 2 to 3 times.
समझ में आ गया 2 से 3 टाइम्स क्यों हो रहा है? अब ये वाला ग्राफ बना लेंगे बेटा, ऐसे ही मार्क कर लेंगे, यहां लिख लेंगे ये वाला T + 10 केल्विन पर है और ये वाला T केल्विन पर है, तो लिख लिया हमने, हो गया। बिल्कुल अपन लास्ट में आ गए इसके। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, डेफिनेटली अपन इसको कल खत्म कर लेंगे चैप्टर को। हो सकता है कल ही अपन, कल रहती है ना क्लास? हाँ, मंडे छुट्टी रहता ना, तो कल अपन इसको खत्म कर लेंगे चैप्टर को और कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रो का हेडिंग भी डाल लें नया चैप्टर का, ठीक है? फिर इलेक्ट्रो खत्म होगा तो अपना फिजिकल के बड़े बड़े चैप्टर है ना, फिर बड़े बड़े शुरू होंगे, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स 2, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए बहुत मेहनत लगेगी, उसमें डर भी लगेगा, है ना। तो खैर ज्यादा नहीं डरना है, 1-2 सवाल ही आता है, ज्यादा नहीं आता। हो गया, बढ़े आगे, चलो बना लो ग्राफ जल्दी से। हो गया, पढ़ूं मैं? हो गया, चलो तो आगे बढ़ेंगे बेटा। और एनसीईआरटी में ना एक जगह एक लाइन दी हुई है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, तो लिखेंगे भैया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू E, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिव मॉलिक्यूल वाले श्रेणी में आती है, उनका फ्रैक्शन दिया हुआ है E⁻⁻⁻RT। अब ये कहां से आया है, ये हमें एनसीईआरटी नहीं बताती है, ना हमें जानना है ना। हमारा क्या है उससे काम हो जाएगा, जानना नहीं। समझ में आ गया? ये कौन सा फ्रैक्शन है? जो लोग एक्टिव, समझ आ गई बात? पक्का, ठीक। ऐसे लिख के रखना, इसको अच्छे डब्बे में बंद करके रखना। इस पे सीधा एक बार सवाल पूछा हुआ है जेई में, नीट में तो नहीं पूछा, और अभी अगली थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इसका काम आएगा, ठीक। काम का है, लिख लिए? चलो हेडिंग डालेंगे भैया, अगला थ्योरी कोलिजन थ्योरी। इसको 4-5 लोगों ने मिलके दिया है, 3-4 लोगों ने मिलके, है ना। उनका नाम लिखा है एनसीईआरटी में, मेरे को याद नहीं, और किसी काम का भी नहीं, ठीक है। कहीं नहीं पूछता नाम वाम अपने यहाँ, है ना, इसीलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। कोलिजन थ्योरी क्या कहती? कोलिजन थ्योरी, मेरे पास एक बॉटल में रिएक्टेंट ए है, एक ये बॉटल है, इमेजिन करो पतली सी, इस बॉटल में रिएक्टेंट बी है ना। ये दोनों ऐसे दूर दूर रखे हुए हैं, दोनों रिएक्ट कर पाएंगे क्या? रिएक्ट करने के लिए दोनों का आसपास आकर के एक दूसरे से रिएक्ट करना जरूरी है। बिना कोलिजन किए लोग वो बना पाएंगे क्या, प्रोडक्ट बना पाएंगे क्या? नहीं, आपस में इनका टकराना जरूरी है। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, दो लोगों का आपस में साथ साथ आना जरूरी, ठीक। तो लिखेंगे भैया according to this theory reactant molecules must collide with each other to form product. According to this theory reactant molecules must collide with each other to form product बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना जरूरी, बिना कोलाइड के रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे एक रिएक्शन है, नहीं पहले लिख लो आप, पहला लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अब अगला टर्म लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कुछ टर्म्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल लिखेंगे Z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल लिखेंगे Z, है ना। ये Z है कि Z ही है ना, Z लिखेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका मतलब कोलिजन मतलब टकराने की क्या फ्रीक्वेंसी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? सप्ताह में 5 दिन, मतलब 5 बार होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
कोलिजन कितनी बार हो रहा है। अभी ये क्लास की फ्रीक्वेंसी कोई ने पूछा, इसने बोली 5, इसने बोल दी 10 है, तो दोनों में से एक गलत हो जाएगा ना। ये बोल रही नहीं सर 1 सप्ताह में 5 बार, ये बोल रही नहीं सर 2 सप्ताह में 10 बार, तो ऐसे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या भी कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं के साथ साथ और क्या बताना जरूरी है, कितने समय में हो रहे हैं। समझ में आई बात है ना। ये बोल रही है सर ये क्लास की फ्रीक्वेंसी 200 है पूरे साल में, है ना, और ये कह रही सर 400 है 2 साल में, तो ऐसे तो कंफ्यूजन होगा ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट टाइम पे लाना पड़ेगा। समझ में आ गया भैया, ठीक। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लिखेंगे भैया, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, it is the number of collisions taking place, it is the number of collisions taking place between reactant molecules in unit time, ठीक। अब मेरे पास एक रिएक्शन 1 है और एक रिएक्शन 2 है, इसमें 1 सेकंड में 5000 कोलिजन हो रहे हैं, इसमें 1 सेकंड में 6000 कोलिजन हो रहे हैं। कौन से रिएक्शन का रेट ज्यादा होने की संभावना है, रिएक्शन 1 की या रिएक्शन 2 की? है रिएक्शन 2 में ज्यादा लोग टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनने की संभावना रिएक्शन 2 में ज्यादा। लेकिन मैं ये बोलने लगूं कि ये जो 5000 कोलिजन हो रहे हैं ये 1 ml मिक्सचर में हो रहे हैं, और ये जो 6000 कोलिजन हो रहे हैं ये 100 ml मिक्सचर में हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में अब किसका रेट ज्यादा होने की संभावना है, रिएक्शन 1 की, क्योंकि ये केवल 1 ml में है। इसको 100 ml में कर दूंगा तो 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। समझ में आई बात मेरी, ठीक। तो मेरे को पहले तो टाइम बताना है, दूसरा नंबर ऑफ कोलिजन बताना है, और तीसरा और क्या चीज बताना है, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में हो रहा है। समझ में आ रही बात? एक ml में मान लो 5000 कोलिजन हो रहा है, और इसके 2 ml में जो है 6000 ही हो रहा है, इसके 2 ml में 6000 हो रहा है, तो इसके 1 ml में कितना कोलिजन हुआ, 3000, तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा ना। समझ में? केवल कोलिजन के नंबर और टाइम से नहीं बात बनेगी, और क्या बताना पड़ेगा, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में हो रहा है। समझ में आया? तो क्या लिखा आपने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम, उसी के आगे लिखो, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर के यूनिट वॉल्यूम में। समझ में आया भैया? ठीक। अच्छा, एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। इसके लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ZAB से। कैसे डिनोट करते हैं, Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया, A B के बीच हो रहा है इसलिए ZAB। समझ आ गया? लिखो ऐसे, A प्लस बी से कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB हो गई, ठीक। ये क्या क्लासमेट से स्कूलमेट आ गया बाजार में है? हाँ, आ गया। यहां तक क्या आ गया समझ में बेटा? क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने पढ़ा कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं। कोलिजन थ्योरी ये कहती प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना जरूरी है। जितने मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं अपन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी जिससे प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z और AB इन दोनों के नाम से AB लगाया। यहां तक क्या आगे बात समझ में पक्का? ठीक। अब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी पे कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा, जब उसकी एनर्जी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी उसके पास है तो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स।
और एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो लिखेंगे भैया आउट ऑफ द टोटल कोलिजन्स, अगला पॉइंट लिखेंगे आउट ऑफ द टोटल कोलिजन्स only those collisions, out of the total collisions, only those collisions which have energy greater than or equal to, which have energy greater than or equal to EA result in प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक, रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक, अच्छा ये कहीं पढ़ा है क्या हम लोगों ने? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ो जरा, कहीं पढ़ा है कि क्या फ्रैक्शन है? अब भी लिखा है, मिटा भी नहीं है नहीं। तो अब अगला पॉइंट लिखेंगे भैया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या? ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। समझ में आ गया भैया? ये क्या फ्रैक्शन है? जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। समझ आ गई बात भैया? यही लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी लोग प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। समझ में आया भैया? अच्छा अब सोचो, मेरी जो टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल कोलिजन, कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी सब मिला करके 100 कोलिजन हो रहा है। कितना कोलिजन हो रहा है? 100। इसमें से हाफ वो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाला जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हाफ। मतलब 100 में से केवल आधे ही लोग हैं जो सफिशिएंट एनर्जी लेके घूम रहे हैं, बाकी आधे लोग फुस्सू हैं। समझ में आ गई बात? कितना प्रोडक्ट बनेगा आपका? 100 बन जाएगा, 200 बन जाएगा, कितना बनेगा? 50 बनेगा। कैसे 50 बना? आपने इस 100 को काय से मल्टीप्लाई किया? हाफ। 100 क्या है आपका? टोटल कोलिजन है, और हाफ क्या है? वो फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। समझ में आ गया? तो इसको कंबाइन करके उन साइंटिस्टों ने निकाला रेट कांस्टेंट के का वैल्यू। के इज इक्वल टू जेड ए बी। जेड ए बी क्या है? टोटल कोलिजन इनटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। समझ में आ गया? ये जेड ए बी किसको डिनोट कर रहा है? 100 को। और ये ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी किसको डिनोट कर रहा है? हाफ को। समझ में आ गया पक्का? तो यहां से उन्होंने ये एक इक्वेशन निकाला। ठीक, इसको उन्होंने एक और इक्वेशन पढ़ा है हम लोगों ने। कौन सा इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन। कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या था? के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। समझ में आए? कंपेयर करेंगे, अगर ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर कर पाओगे? बोलो क्या होता है कंपेयरिंग का स्पेलिंग? बस जी लगाना है ना। ऑन कंपेयरिंग क्या नजर आएगा अपने को? जेड ए बी इज इक्वल टू क्या? ए। समझ में आए? अब ये ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। जाओ जहां पहली बार आर्हेनियस इक्वेशन लिखा है उसको खोलो। जहां पहली बार सबने लिखा है आर्हेनियस इक्वेशन, पहली बार लिखा है, वेडनेसडे को लिखाया था मैं। के इज इक्वल टू, उसमें ए के नाम लिखा है, ए के नाम, ए का एक नाम लिखा है मैंने आर्हेनियस कांस्टेंट, जो कि आर्हेनियस ने ढूंढा है उसका नाम होना चाहिए। एक लिखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि एक्सपोनेंट के पहले आता है। एक और नाम लिखा है कोलिजन फैक्टर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कुछ लिखा है। वहां बताया था क्या? नहीं, मैं बोला था बताऊंगा आगे। अब बताओ जेड को, ये क्या चीज है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? इसीलिए ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? चलो इतना नोट करो पहले, ए कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
जो हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते थे वो यहां से आया। ठीक, लिख लिए भैया, हो गया है। अब इसमें एक फैक्टर और अपने को ऐड करना है। यहां तक आगे समझ में है। जेड ए बी क्या दिखा रहा है? टोटल कोलिजन। ये क्या दिखा रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। दोनों को जोड़ दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी आ गया। ठीक है जी, यहां तक के कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इमेजिन करो कि इधर से एक रास्ता है, ऐसे इधर से एक मोटरसाइकिल में दो लड़के आ रहे हैं, है ना, कॉमर्स वाले, आप लोग अच्छे बच्चों। इधर से दो लड़कियां आ रही हैं एक्टिवा में। ठीक, ऐसे करके वो एक रास्ता आया, दोनों ऐसे करके मिले, ऐसे दोनों में बातचीत हुई, है ना, दोस्ती हो गई। फिर आप लोग आगे समझदार हो, है ना। तो अब जो है क्या हुआ, धीरे से ये वाला जो दोनों लड़के थे इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों लड़कियों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा धीरे धीरे। मतलब पहले ये दोनों साथ में, तो अब क्या होगा, थोड़ा दूर आगे जाएंगे, 4 दिन जो भी समय है उस समय के बाद क्या होगा, मतलब समझ रहे आप, है ना, समझ गए आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, हो गया, कुछ तो बना, है ना, रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, हो गया, ए बी बी दोनों रिएक्ट किए, क्या बन गया, ए बी बन गया, पक्का समझ आ गया। अब सोचो ये लोग ऐसे आ रहे होते, है ना, और लड़की ऐसे मुड़ जाती और लड़का जो है वो नहीं मुड़ पाता और दंड से, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलिजन। ऐसा कोलिजन होता, लड़की गिरती लड़के गिरते, उठ के दोनों एक दूसरे गाली देते और गाली दे करके फिर अपने अपने रास्ते चले जाते। इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता क्या? तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए कोलिजन का भी सही तरीके से प्रॉपरली होना जरूरी। आधा तिरछा कोलिजन होने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आई बात? तो लिखेंगे आउट ऑफ द कोलिजन्स विथ सफिशिएंट एनर्जी, out of the collisions with sufficient energy, only those collisions which have proper orientation, only those collisions which have proper orientation result in product formation. Only those collision which have proper orientation result in प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उन्हीं लोगों से प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया पक्का? ठीक, अब कैसे बनेगा देखो। तो एक रिएक्शन है A2 प्लस B2, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2AB। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बनाने जा रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर कोलिजन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का नहीं पता आपको? मतलब ओरिएंटेशन जैसे अभी आप कॉलेज जाएंगे ना, तो कॉलेज के पहले दिन एक ओरिएंटेशन सेशन होता है ना। कॉलेज नहीं, आप बड़ी बड़ी जो आजकल की कोचिंग है ना, ये वो है ना दुनियादारी जो है, उनमें भी पहले दिन ओरिएंटेशन सेशन होता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, खूब सारे बच्चों को बैठा लेते हैं और खड़े होकर टीचर बताता है कि आप लोग अब नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हो, अब आपको जो है रोज पढ़ाई करना है, कॉपी लेके आना है नहीं, पेन लेके हम बताना पड़ रहा है हमारे बच्चे को, है ना, कि टेबल की तरफ बैठ के, बोर्ड की तरफ बैठना है, उल्टा नहीं बैठ जाना बेटा। उसको ओरिएंटेशन, डायरेक्शन सेट कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि कंप्यूटर गेम से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है ना, और ऐसे बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाना है नहीं, ये सब उसको समझा रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सादा जीवन उच्च विचार वाला रख के कार्यक्रम, तभी आप वो हो पाओगे, सिलेक्ट हो पाओगे। तो हम उसको क्या दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, कि उसको ये बता रहे हैं कि बेटा तेरा फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ्स रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, जो भी रहेगा उसको बता रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे भी बच्चे हैं 11वीं में आते हैं पढ़ने के लिए, काय का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, उससे पूछो नीट का फुल फॉर्म क्या है, तो वो तो सर नीट है बस,
उसका तो होता नहीं फुल फॉर्म, है ना। ऐसे भी हैं बहुत से, ऐसे ऐसे भी हैं जेई वाले, वो 12वीं में बच्चा आके पूछ रहा है कि सर वो जेई का पेपर है उसमें माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो मेरा ऐसे मन करता है कि साले डंडे से मारूं तेरे को, इतना तो तेरे को पता होना चाहिए कि माइनस मार्किंग होगा करके, है ना। तो वो सारी बातें उसको बताते हैं हम लोग, ओरिएंटेशन सेशन, वो लोग, अपन तो नहीं करते। अपन तो मान लेते हैं कि बच्चे को पता होगा, इतना तो गधा कोई नहीं होगा, तो कोई कोई आ जाता है फिर भी। तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? एक डायरेक्शन। मेरा ओरिएंटेशन है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, है ना। आपका ओरिएंटेशन होगा कि आप बहुत बड़े समाज सेवी बनना चाहते हो, है ना। कोई सा मैं नहीं जानता। किसी का ओरिएंटेशन होगा कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूं। हर किसी का ओरिएंटेशन अलग अलग है नहीं। समझ में आ गया भैया? ठीक। तो ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है? किस तरफ झुकाव है, किस दिशा में है, दिशा समझ लो आप। ठीक, पक्का आ गया। अभी यहां से आया A2, अरे कैसे लिखूं बेचारे को, है ना। और इधर से आई बिट्टू, ये दोनों में कोलिजन हुआ। अब प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, ऐसा प्रॉपर ओरिएंटेशन ए बी और बी। धीरे धीरे क्या होगा? ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा, और बी और बी के बीच का बॉन्ड भी टूटने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा? ए और बी, करेक्ट तेरी मनहूस, ए और बी के बीच का बॉन्ड क्या होगा? बनने लगेगा। थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा भैया? ये वाला बॉन्ड जो है, ये ए और ए का और बी का बॉन्ड पूरा टूट जाएगा ऐसा, और ये वाले बॉन्ड पूरे बन जाएंगे। क्या बन गया? ये ए और बी, और इधर भी क्या बन गया? ए और बी। तो ये बन गया आपका A2 प्लस B2 से क्या बना लिया? 2AB। समझ में आया? ठीक। अब इसी को इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे बोलेंगे? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर कोलिजन। इम्प्रॉपर कैसा होगा भैया? देखना, इधर से A2 आया बहुत तेज, है नहीं। वो वाली मोटरसाइकिल आती है ना, कौन सी हो, KTM, KTM बोलते हैं क्या, पेटीएम बोलते हैं, कोई सी है ना एक वो, अरे छबरी लड़के लोग चलाते हैं जो, KTM, है ना। तेरे पास भी है क्या? नहीं है ना, नहीं लेना बेटा, है ना। KTM वो मोटरसाइकिल में आ रहा है, चलाते हो भयंकर तेज, है ना। एक हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमारा एक दोस्त था वो एक्टिवा चलाता था, तो एक्टिवा में बैठ करके वो एक पैर ऐसे ऊपर करके, कई बार मेरा मन किया इसको लात मार दूं करके। क्या ये छपरी पना है, ये सब नहीं करना बेटा, है ना, सोफिस्टिकेटेड रहने का। तो ये हो गया अपना, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, जगह बन जाएगी। तो ये KTM में आ रहा है दौड़ाते हुए एकदम, इधर से दो लड़कियां जो है वो ब्रेक मारने की कोशिश में, पैर नीचे है उन लोगों का, है नहीं, है ना, नीचे कोशिश कर रही, दोनों आपस में टकरा गए, ऐसे ऐसे टकराए मुंह के बल। ऐसे में प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, ये टकराएंगे और बाउंस बाउंस बैक। ए उधर फेंका गए और बी इधर फेंका गया, बाउंस ऑफ या जो भी बोलोगे, बाउंस ऑफ विथ नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात भैया? ठीक। तो कौन सा वाला कोलिजन काम करेगा? प्रॉपर वाला या इम्प्रॉपर वाला? प्रॉपर वाला। समझ में आ गई बात भैया? अब कई बार, अच्छा चलो नोट करो, बना लिए सब। अब कई बार जो है बच्चा पूछता है कि सर जब इससे प्रोडक्ट बनना ही नहीं, ऐसे आड़ा तिरछा टकराने से प्रोडक्ट बनना ही नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा क्यों नहीं टकराते, सीधा ऐसा क्यों टकराते हैं? तो मैं बोला क्यों? बोले तो सर ऐसा सीधा सीधा टकराना चाहिए, ऐसा आड़ा तिरछा क्यों टकरा रहे? सीधा टकराओ, प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे मत टकराओ। तो ये मॉलिक्यूल्स है, इन लोगों का कितना आंख होता है? 0 आंख है। क्या अंधे है ना ये अपना दौड़ रहे ऐसे, ऐसे टकराने वाला होगा तो ये आवाज लगाएगा कि ये कैसे कर रहा है, टकरा जाए, पीछे ले पीछे ले पीछे ले, फुल काट फुल काट फुल काट फुल काट, आंधे आंधे आंधे, ऐसे होगा क्या? नहीं। तो ये लोग इतना सब कर सकते हैं क्या? नहीं। ये तो क्या है, अगर टकरा गया ऐसे तो नहीं बना, ऐसे टकरा गया तो बन गया। सारा किसका खेल है? प्रोबेबिलिटी का।
हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। समझ में आई बात भैया? पक्का ठीक है? तो यहां तक हो गया सबका। तो लिखेंगे टू अकाउंट, अगला पॉइंट लिखेंगे टू अकाउंट फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन, to account for proper orientation of collision, to account for proper orientation of collision, a new factor, a new factor, a new factor known as, a new factor known as steric factor, steric factor or probability factor, steric factor or probability factor, कैपिटल P, probability factor और है बेटा, ये एंड नहीं है ना, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर एक ही चीज है ना, कैपिटल P सिंबल है उसका, नीड्स टू बी एडेड, नीड्स टू बी एडेड, उस इक्वेशन में हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गया था अपना? अपना इक्वेशन बन गया था के जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन के इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। समझ में आया? यहां पी क्या है? स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और जेड ए बी क्या है बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ये। समझ में आ गया? पक्का ठीक। केवल जेड ए बी क्या दिखा रहा है? टोटल कोलिजन, एनर्जी प्रॉपर हो, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, कोई मतलब नहीं। जेड ए बी और ई की पावर माइनस ए बाय आर टी क्या दिखा रहा है? वो कोलिजन जिनका एनर्जी सफिशिएंट है, और तीनों ले लिया तो क्या दिखा रहा है? वो कोलिजन जिनका एनर्जी भी सफिशिएंट है और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर। समझ में आ गया? पक्का ठीक। चलो ऐसे नोट करो, इसका हमारे सिलेबस में केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। ठीक है, ना जेई में है ना नीट में, इतना ही पढ़ना है। समझ में आया कैसे कैसे हुआ? भारी टेंशन हो गया मेरे को, समझ में नहीं आ रहा, मेरा ये जॉइंट में एकदम ऐसे गरम गरम लग रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया है, और घुटने में हड्डी में दर्द दे रहा है। भाई साहब, मेरा चलने खड़े रहने काम है, कुछ हो गया उल्टा सीधा तो गया, और समझ में नहीं आ रहा क्या चीज का एलर्जी हुआ है, पूरे पैर में चित्ता चित्ता हो गया था आज सुबह सुबह, पता नहीं क्या है। अभी यहाँ पे गर्म है, ऐसे जैसे यहाँ अंदर कुछ चल रहा है काम, और इधर ठंडा है। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ कंस्ट्रक्टिव तो हो नहीं रहा होगा, है नहीं? ऐसा तो नहीं कि बुर्ज खलीफा वलीफा बन रहा है, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा कुछ, और कुछ डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ भी और घुटने में भी। बड़ा मेरे को टेंशन हो रहा है, आज मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा जाके, ढूंढ के किसी को। तो नहीं क्या हो गया मनुष्य। आओ भैया, हो गया क्या? बढ़े आगे। चलो, तो ये था अपना कोलिजन थ्योरी। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे भैया डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। अगला हेडिंग डालेंगे, अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ यूजिंग प्रपोज्ड मैकेनिज्म, using proposed mechanism of reaction, determination of rate law using proposed mechanism of reaction। ठीक, मैकेनिज्म से पता लगाना है अपने को। ठीक भाई, अभी रेट लॉ कैसा क्वांटिटी है? रेट लॉ कैसा चीज है? थ्योरेटिकल है एक्सपेरिमेंटल? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, ऑर्डर जो लगाते हैं हम लोग, उसको काय से पता लगाते हैं? जनरली एक्सपेरिमेंट करके। यहां हम उसको काय से पता लगाने वाले हैं? मैकेनिज्म से। समझ में आ गया भैया? ठीक, तो लिखेंगे भैया
Rate law is an experimental concept. Rate law is an experimental concept. But we can find it theoretically. By applying law of mass action to the slowest step, law of mass action to the slowest step of proposed mechanism. By applying law of mass action to the slowest step of proposed mechanism. ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे एक तो फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन लिखेंगे फॉर द रिएक्शन 2 ozone gives 3O2. For the reaction 2O3 gives 3O2. क्वेश्चन है ना ये. Following mechanism is given. O3 से O2 प्लस O, ये फास्ट हो गया, और क्या था O3 प्लस O, ये स्लो से बन गया 2O2. ये मैकेनिज्म दिया है. लिख लिए? लिखेंगे डिराइव रेट लॉ. लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो. फिर लिखना डिराइव रेट लॉ. अब मैं आपको एक करके बताता हूं, फिर अगला वाला आप स्वयं करना. ठीक है, चलो आ जाओ. तो अभी यहां डिराइव क्या करना है अपने को बेटा? रेट लॉ. ठीक, देखो इधर. अभी ये स्लो स्टेप है. स्लो स्टेप क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही मेन स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप. तो अपन क्या करने वाले हैं? अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू स्लोएस्ट स्टेप, RDS. हाँ जी, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा बोलो? ROR इज इक्वल टू K इंटू O3 की पावर 2, 3, 1, क्या 1, और O की पावर क्या 1. समझ में? हम लोग किस रिएक्शन का रेट लॉ निकाल रहे हैं? इस रिएक्शन का रेट लॉ निकाल रहे हैं. इस रिएक्शन में ओजोन तो आता है, लेकिन O आता है क्या? नहीं, O आता ही नहीं. और ये तो इंटरमीडिएट है, बीच में बना और खत्म हो गया. तो आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल पाओगे क्या? वो तो खत्म हो जा रहा है, बच ही नहीं रहा है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस O को यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका रेट लॉ निकाल रहे हैं और उसके रेट लॉ में O है ही नहीं. तो हम लोग इसके लिए क्या उपयोग करेंगे? फास्ट रिएक्शन को, फ्रॉम फास्ट स्टेप. फास्ट स्टेप रिवर्सिबल है. इसका एक तो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम. क्या होता है के इक्विलिब्रियम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. सुने हो बचपन में? अभी मैं भी पढ़ाया था उस दिन यार, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. इस स्टेप में बोलो प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा? O2 इंटू O अपॉन क्या? O3 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम. मेरे को चाहिए O, तो मैं O के लिए क्या लिखूंगा? O इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2. इसको उठा करके मैं यहां पुट कर दूंगा. समझ में आया? तो यहां पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? ROR बराबर K इंटू O3, और O था, इसकी जगह K O3, O की जगह क्या आ जाएगा? K इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2. अब दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया मैंने, K और K इक्विलिब्रियम. ओजोन क्या हो जाएगा? ओजोन का स्क्वायर, और O2 नीचे से ऊपर आएगा तो -1. ठीक. अब ROR बराबर एक कांस्टेंट इंटू दूसरा कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख रहा हूं K डैश इंटू O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1. समझ में आ गया? तो ये आ गया आपका इसका आंसर. समझ में आया कैसे करना है? ठीक. पहले क्या करना है? स्लोएस्ट स्टेप पे क्या लगाना है? लॉ ऑफ मास एक्शन. फिर देखना है ऐसी कौन सी चीज है जो ओवरऑल रिएक्शन. आप रेट लॉ इसका निकाल रहे हो, ओवरऑल का, हर स्टेप का नहीं निकालते हैं. ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप का निकालते हैं, रेट लॉ ओवरऑल का निकालते हैं.
तो अब इसके ओवरऑल रेट में ओ नहीं, तो ओ हटाओगे आप फिर किसी के जुगाड़ से। समझ में आया क्या करना है? चलो नोट करो इसका आंसर, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। हाँ। हो गया क्या? हो गया, लिख लिए सब? आज कितनी तारीख है? 7 अगस्त। दो 2026 भी खत्म होने के कगार पे आ गया है। बताइए भाई साहब, अभी तो आया था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 महीना है। हाँ हो गया बेटा ये। अब बढ़ू मैं आगे? चलो आ जाओ। हाँ जी, लिखेंगे। रिएक्शन दिया है, क्या ले लूँ क्या ले लूँ? A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, ठीक है। और मैकेनिज्म A2 से A प्लस A, ये फास्ट स्टेप है। फिर B2 प्लस A से AB2, ये स्लो स्टेप है। फिर AB2 प्लस एक और A से 2AB, ये फास्ट स्टेप। डिराइव रेट K डैश इंटू B2 इंटू A2 की पावर 1/2। सही आया जी? क्या करेंगे बोलो? अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है भैया? ये वाला। बोलो। ROR बराबर K इंटू B2 और की पावर 1 और A की पावर 1। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अब इसमें क्या दिक्कत है? B2 तो है लेकिन A नहीं, तो A को हटाना है अपने को। A हटाने के लिए किसका उपयोग करें? रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो फ्रॉम द रिएक्शन, रिएक्शन लिख लो आपको चाहिए तो। A2 से A प्लस A, बोलो क्या होगा? K इक्विलिब्रियम बराबर A इंटू A अपॉन A2। A इंटू A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। तो K इक्विलिब्रियम बराबर A स्क्वायर बाय A2। K इक्विलिब्रियम इंटू A2 बराबर A स्क्वायर, और A बराबर क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम इंटू A2 पूरे की पावर क्या बेटा? हाफ। इसको उठा करके अपन यहां पुट कर देंगे। ROR बराबर K इंटू B2 इंटू A। K इंटू B2, A की जगह क्या आ जाएगा आपका? A की जगह आ जाएगा आपका K इक्विलिब्रियम इंटू A2 पूरे की पावर हाफ। K इंटू K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, B2 इंटू A2 की पावर हाफ। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा आपका? K डैश इंटू B2 इंटू A2 की पावर हाफ। क्या आएगा? ऑर्डर क्या आएगा इस रिएक्शन का? 3/2, 1.5। समझ में आ गया कैसे करना है? कर लोगे? चलो तो आपका होमवर्क है दिखाना वो मॉड्यूल कहाँ है? रहने दो, ये लाई है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2 में से, एक्सरसाइज 2 में से आप बना, कहाँ है बे? बना के लाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 101 से लेके 108 तक। एक्सरसाइज 2 में 8 सवाल, और एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक हो गया था अपना? अब 30 तक हो गया। कहाँ तक हो गया है? 60 तक हो गया। तो एक काम करो, अब 61 से लेकर के 80 तक कर लो। हाँ, 10 उधर हो गए और 20 इधर हो गए।
30 सवाल तो रोज लगाना ही चाहिए भैया, कम से कम, है नहीं? तब तो बात बनेगी, नहीं कैसे बनेगी? ठीक, चले फिर कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल ज्यादा देर का नहीं बचा है, फिर मैं केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करूंगा, ठीक है? चलो भैया, छुट्टी।